कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला नितिन गडकरी जी ने कहां पर रखी। यानी जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसकी आधारशिला कहां पर रखी गई बच्चों। हरियाणा में रखी, दिल्ली में रखी, या असम में रखी, या फिर गुजरात में रखी। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, असम में रखी गई। नितिन किसके द्वारा रखी गई भाई, नितिन गडकरी के द्वारा। और आप सबको पता है नितिन गडकरी हिंदुस्तान के परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री है। यानी परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय किसके अधीन आता है, नितिन गडकरी जी के अधीन आता है। और उन्होंने एक लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहां पर रखी है, असम में। असम में एक जगह है जोगी गोपा, क्या जगह है, और इसी जोगी गोपा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है बोगाई गांव। यानी कौन से गांव में रखी है, बोगाई गांव में रखी है। और यह लॉजिस्टिक पार्क जो बनाया जा रहा है भारत की कौन सी परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, भारत माला परियोजना के अंतर्गत। और इस भारत माला परियोजना की जो बच्चों शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2017-18 में। कब शुरुआत हुई थी, 2017-18 में। यानी कि अब कोशिश की जा रही है असम को एक आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित करने की। किसके रूप में विकसित करने की, आर्थिक गलियारे के रूप में, आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसे असम और उसके आसपास के राज्यों के में किसमें भी बढ़ावा होगा, संपर्क में भी बढ़ावा होगा। यानी आसपास के राज्यों का असम के साथ संपर्क बढ़ेगा इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से। साथ ही बंदरगाहों का भी विकास किया जा रहा है। किसका विकास किया जा रहा है, बंदरगाहों का भी विकास किया जा रहा है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है उस प्रदेश में क्या बढ़ाने की, रोजगार बढ़ाने की। क्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह अकेली कोशिश असम के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए की जा रही है। क्योंकि संपूर्ण भारत में कुल कितने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, 35 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे बच्चों, 35 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा बात करना चाहूँ तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली आपको पता है भारत की राजधानी, असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूँ तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है असम के मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनोवाल। और उसके अलावा इसमें मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ तो यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। यहाँ के राज्यपाल कौन है बच्चों, जगदीश मुखी। और आप सबको पता है चाय के उत्पादन में, चाय के उत्पादन में पहला स्थान है। और चाय के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, असम का है। किसका है बच्चों, असम का है। और उसी असम में अब स्थापना की जा रही है किसकी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। तो आपको स्क्रीन पर मैं इनकी एक इमेज भी दिखाना चाहूंगा इस पार्क की। यानी इस तरह का होगा, इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम। यानी ये असम का कौन सा लॉजिस्टिक पार्क है, पहला लॉजिस्टिक पार्क है। ये असम में पहले मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव अभियान खर्च की सीमा चुनाव आयोग ने कितने प्रतिशत बढ़ा दी है। यानी आप सबको पता है अब होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान में चुनाव होने जा रहे हैं। और वो चुनाव कहां पर होने जा रहे हैं, वो बिहार में होने जा रहे हैं। और अब चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग बोल दो या निर्वाचन आयोग बोल दो, आप सबको पता है चुनाव आयोग से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, 324 से लेकर 329। चुनाव आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, 324 में। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुछ प्रावधान यानी 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उन 15 में से एक अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित वाला, यानी कौन सा था, अनुच्छेद 324।
और आप सबको पता है हिंदुस्तान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, वर्तमान में है 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा। क्लियर है। चुनाव आयोग 1950 में एक सदस्यीय संस्था थी, 1989 में इसे 3 सदस्य ही कर दिया गया, 1990 में फिर 1 सदस्य ही कर दिया गया और 1993 में फिर दोबारा से 3 सदस्यीय संस्था कर दिया गया। अब चुनाव आयोग ने जो खर्च की सीमा बढ़ाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ाई है बच्चों? 10% बढ़ाई है। यानी आप पहले लोकसभा में जो चुनाव खर्च था कितने लाख रुपए कर सकता था एक कैंडिडेट? 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था। अब उसके जो बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? 77 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में जो एक एमएलए है वो कितने रुपए खर्च कर सकता है एमएलए बनने के लिए? 28 लाख रुपए, और वो भी अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30.8 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 30.8 लाख रुपए कर दिया गया। आपको साफ साफ पता लग रहा होगा 70 का 10% कितना होता है? 7 लाख। उसी प्रकार 28 लाख का आपका 10% कितना होता है? 2,80,000। यानी कि चुनाव खर्च में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है? 10% बढ़ोतरी की गई। क्लियर है। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, एक टेबल बताना चाहूंगा बच्चों। टेबल क्या है? मैं आपको कुछ पद है जितने भी हिंदुस्तान में, उनके लिए एक न्यूनतम आयु होती है। उस न्यूनतम आयु की मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। वो टेबल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। देखिए किस प्रकार की है वो टेबल। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों पदों के लिए एक न्यूनतम आयु है और वो न्यूनतम आयु बच्चों कितनी है? 35 वर्ष। क्वेश्चन आता है कई बार राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। उसी प्रकार राज्यसभा और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। उसी तरह लोकसभा, विधानसभा, इन दोनों के लिए एक ही न्यूनतम आयु है और वो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। उसके अलावा पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, मेयर, इन सब के लिए की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 21 वर्ष। और आप सबको पता है मतदाता आयु कितनी है? 18 वर्ष। जो पहले कभी कितनी होती थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसे 21 वर्ष से घटाया कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था, 3 सदस्यीय संस्था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में हिंग कृषि परियोजना के तहत, कौन सी परियोजना बच्चों? हिंग कृषि परियोजना के तहत निम्न में से कौन सी संस्था हिमालय क्षेत्र में हिंग की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है? तो ये संस्थाओं के नाम दिए गए हैं IHBT, NCDC, नीति आयोग या DRDO। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है बच्चों? IHBT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये जो किसके अधीन काम करता है बच्चों? ये CSIR के अधीन काम करता है। ये किसके अधीन काम करता है? CSIR के अधीन काम करता है। जो इसका मुख्यालय है वो पालमपुर में है। कहाँ पर है? पालमपुर में। और पालमपुर आप सबको पता है कौन से राज्य में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और ये भी संस्था ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है किसकी कृषि
को बढ़ावा देने के लिए, हींग की कृषि को बढ़ावा देने, यानी हींग की कृषि कहाँ पर की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में की जाएगी? लाहौल स्फीति घाटी में। कौन सी घाटी में की जाएगी बच्चों? लाहौल स्फीति घाटी में की जाएगी। उसके अलावा हींग के लिए विश्व में 2 देश बड़े प्रसिद्ध है। एक देश कौन सा? ईरान, और दूसरा हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। कौन से 2 देश फेमस है बच्चों हींग की कृषि के लिए? ईरान और अफगानिस्तान। जो हींग के लिए अगर बात करना चाहूँ मैं तापमान की, तो कितने डिग्री तापमान चाहिए? 35 से लेकर 40 डिग्री तापमान चाहिए। अगर बात करना चाहूँ मैं वर्षा की, तो कितने mm वर्षा की जरूरत होती है? 200 mm वर्षा की जरूरत होती है। क्लियर है? हींग का प्रयोग किस चीज में करते हैं? अगर बात करना चाहूँ मैं हींग के प्रयोग की, एक तो हींग का प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं, यानी दवाई बनाने में, जो हमारी दवाई बनाने में भी प्रयोग किया जाता है हींग का। उसके अलावा ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है। पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम कौन करती है? हींग करती है। उसके अलावा अस्थमा के मरीजों के लिए भी लाभदायक है। और अस्थमा के मरीजों के लिए भी क्या लाभदायक है बच्चों? हींग बड़ी लाभदायक है। तो अब आपको मैं स्क्रीन पर हींग का इमेज दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की होती है हमारी। ये तो हींग है बच्चों, और ये वो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर है, जहां पर यानी कि इस इंस्टीट्यूट को जिम्मेवारी दी गई है हिमाचल में किसकी खेती को बढ़ावा देने की? हींग की खेती को बढ़ावा, यानी IHBT की फुल फॉर्म ये रही, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है, या उत्तर प्रदेश से है, या फिर बिहार से है, या फिर पंजाब से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश। यानी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसका संबंध किससे? उत्तर प्रदेश से। आपको मैं बताना चाहूँगा इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई कौन से मंत्रालय के अधीन हुई? गृह मंत्रालय के अधीन। कौन से मंत्रालय के अधीन हुई बच्चों? गृह मंत्रालय के अधीन हुई। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई वो 2018 में की गई। कब शुरुआत की गई? 2018 में की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का उद्देश्य था जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार ना होने पाए। अगर हो जाए तो दोषी को तुरंत पहचाना जाए और उसे उस काम के लिए सजा दी जाए। यानी महिलाओं को साफ, स्वच्छ और शांत वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया कौन सा प्रोजेक्ट? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और इसकी शुरुआत के लिए अब कौन सा शहर चर्चा में है? उत्तर प्रदेश। वैसे ये योजना जो लागू की गई है देश के कितने महानगरों में लागू की गई? 8 महानगरों में लागू की गई है। और उत्तर प्रदेश में यह योजना कहां पर लागू की गई? लखनऊ में लागू की गई। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसा है कौन सा शहर? लखनऊ। नवाबों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ के CM सबको पता है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परिचित ना हो, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल जो है, राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। जो आनंदीबेन पटेल कभी गुजरात की CM हुआ करती थी, वो अब राज्यपाल है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा इसमें जो सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों में यानी महिलाओं को कैसी स्कूटी दी जाएगी? पिंक स्कूटी दी जाएगी। उसके अलावा जो चौपहिया वाहन यानी चौपहिया वाहन भी यानी गाड़ियां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि महिला सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना रहे। आपको एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, जब से यूपी में हाथरस कांड हुआ है उसके बाद लगातार महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रतिदिन एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की जा रही है। कहां पर लागू की जा रही है? उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।
तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश गवर्नर लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ए वुमेन सेफ्टी कैंपेन इन लखनऊ। जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ से शुरुआत हुई, लखनऊ से शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड समूह के किस देश ने मालाबार नौसैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेने की घोषणा की है? कौन सी युद्धाभ्यास में बच्चों? मालाबार नौसैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास। आप सबको पता है क्वाड में 4 देश शामिल है, वो चारों ऑप्शन में है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस मालाबार युद्धाभ्यास में कौन से देश ने भाग लेने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो जल्दी से आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ सबसे पहले मालाबार युद्धाभ्यास की। ये मालाबार जो युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1992 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में तो यह सिर्फ द्विपक्षीय था। क्या था? द्विपक्षीय, यानी इसमें सिर्फ 2 देश शामिल थे, और वो 2 देश कौन से थे? भारत और अमेरिका। कौन से 2 देशों के बीच इसकी शुरुआत हुई थी? भारत और अमेरिका के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2015 में इसमें एक नया देश और शामिल किया गया, यानी इसे त्रिपक्षीय बना दिया गया, और नया देश कौन सा शामिल किया गया? जापान शामिल किया गया। अब 2020 में फिर एक और देश शामिल किया गया, और वो एक देश और कौन सा है जिसे वर्तमान में शामिल किया गया? वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी इस प्रकार अब मालाबार युद्धाभ्यास में कुल कितने देश हो गए हैं बच्चों? 4 देश हो गए हैं। पहले 2 देश जो शामिल हुए थे भारत, अमेरिका, उसके बाद तीसरा देश जापान, और चौथा देश ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? यह एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। कैसा युद्धाभ्यास है बच्चों? यह वार्षिक युद्धाभ्यास, यानी हर वर्ष होता है, वर्ष में एक बार होता है। उसके अलावा अगर बात करना चाहूँ तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में इसके अलावा भी एक युद्धाभ्यास और होता है, और उस युद्धाभ्यास का नाम है एस-इंडेक्स, यानी ये यूएस ऑस्ट्रेलिया, IN इंडिया, और ये एक्सरसाइज, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला ये एक और युद्धाभ्यास है। और जबकि मालाबार भी एक ऐसा युद्धाभ्यास है जो 4 देशों के बीच होता है, और वो चारों देश आपके सामने स्क्रीन पर है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इन्हीं चारों देशों के समूह का एक नाम भी है, वो नाम क्या है? क्वाड समूह। मालाबार युद्धाभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी होगा शामिल, और आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से हमारे दुश्मन यानी किसकी बेचैनी बढ़ गई है? चीन की बेचैनी बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? बात करते हैं भारतीय पर्यटक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आए? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है। तो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है इसका सही क्वेश्चन का आंसर? उत्तर प्रदेश। जो पर्यटन मंत्रालय ने एक क्या जारी की है? रिपोर्ट जारी की है, और वो रिपोर्ट किस नाम से जारी की है? पर्यटक सांख्यिकी रिपोर्ट। किस नाम से जारी की है? पर्यटक सांख्यिकी रिपोर्ट। इसमें बात की गई है जो सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए, यानी जो सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कौन से राज्य में आए बच्चों? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में आए? उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार अगर बात करना चाहूँ विदेशी पर्यटकों की, तो विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यानी घरेलू पर्यटक आने में पहला स्थान, और विदेशी पर्यटक आने में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है।
यानी अगर बात करना चाहूँ तो पर्यटन मंत्रालय ने हमें विस्तार से बताया कि अब 2019 में यानी कि पिछले वर्ष जो घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, 2.2% जो बढ़ोतरी दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई घरेलू पर्यटकों की संख्या में। कब दर्ज की गई? 2019 में। उसी प्रकार अगर बात करना चाहूँ मैं विदेशी पर्यटकों की संख्या में, तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? 28.9 मिलियन, यानी 28.9 मिलियन विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान में आए, जिसमें से अगर बात करना चाहूँ 47,000 से कुछ ज़्यादा पर्यटक अकेले कौन से राज्य में आए? उत्तर प्रदेश में आए। यानी विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान और घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश की फेमस जगह हैं जो पर्यटन के लिए आपका ताजमहल है, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, यमुना नदी के किनारे है, जिसे बनवाया था शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए। आज मुमताज महल और शाहजहां दोनों की कब्र है, किसमें है? ताजमहल में। इसके अलावा ये कुछ फेमस मूर्ति है महात्मा बुद्ध की, क्योंकि महात्मा बुद्ध का देहांत 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। ये आपका लाल किले का दृश्य है। आपको आज बता देना चाहूँ 2 लाल किले हैं। एक लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली में जो लाल किला है वो बनवाया था शाहजहां ने। एक लाल किला आगरा में है, आगरा में जो लाल किला है वो बनवाया था अकबर ने। इसके अलावा श्री कृष्ण से संबंधित भी बहुत सारी साइटें हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन मथुरा में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, बहुत सारे मंदिर है, और सारे आप सबको पता है कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यानी अब आने वाले समय में भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तो इसके लिए हमने कौन से देश से समझौता किया है बच्चों? तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? नीदरलैंड। कौन से देश से समझौता किया है? नीदरलैंड से समझौता किया। आप सबको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका जिक्र किया था? NHS का, यानी नेशनल हेल्थ सर्वे का। किसका जिक्र किया था बच्चों? नेशनल हेल्थ सर्वे का जिक्र किया था। और उन्होंने बताया था अब हिंदुस्तान में लोगों का हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएंगे। यानी इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के आधार पर आप कहीं पर भी संपूर्ण भारत में अपना इलाज करवा सकोगे। कहीं पर भी आपको इस हेल्थ कार्ड से आसानी से पता लग जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है या आपको क्या समस्या है। सीधी सी बात है, आपका हेल्थ से संबंधित सारा रिकॉर्ड इकट्ठा होगा एक ही जगह। कौन से कार्ड पर? डिजिटल हेल्थ कार्ड पर। और इसके लिए हमने कौन से देश से समझौता किया है? नीदरलैंड से समझौता किया है। नीदरलैंड जो एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? यूरोपीय देश है। और नीदरलैंड को इसके पूर्व में पड़ता है, इंग्लैंड के पूर्व में पड़ता है। किसके पूर्व में पड़ता है? इंग्लैंड के पूर्व में पड़ता है। इंग्लैंड वो देश है जिसने हिंदुस्तान पर शासन किया था। इंग्लैंड की एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और हिंदुस्तान पर शासन करने वाला अंतिम देश कौन सा है? इंग्लैंड है। इसके अलावा अगर बात करना चाहूँ नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। नीदरलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? द हेग। और द हेग नीदरलैंड की राजधानी है, लेकिन कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो भी कहाँ पर है? द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से डॉक्टर नगेंद्र सिंह का क्वेश्चन कई बार आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के तौर पर काम करने वाले भारतीय डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। क्या है बच्चों? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। इसके अलावा प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? द हेग है।
यानी ये हमें समझौता किया है डिजिटल हेल्थ एंड सेफ्टी का, और कौन से देश के साथ ये हमने समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को 10 रुपए में साड़ी देने की घोषणा की? यानी वो कौन सा राज्य है जहां पर बीपीएल परिवारों को 10 रुपए में साड़ी दी जाएगी? यानी बीपीएल की फुल फॉर्म है बच्चों बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? झारखंड। 10 रुपए में ना केवल साड़ी दी जाएगी बल्कि या तो साड़ी लो या आप क्या ले सकते हैं? लुंगी ले सकते हैं। इसके अलावा 10 रुपए में धोती ले सकते हैं। यानी ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। आप 10 रुपए में साड़ी खरीदना चाहो साड़ी लो, लुंगी लेनी है लुंगी लो, धोती लेनी है धोती लो। यानी इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? झारखंड में की गई है। और झारखंड में जो इसकी शुरुआत की गई है कौन सी योजना के अंतर्गत की गई है? सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना। कौन सी योजना के अंतर्गत बच्चों? सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत की गई है। और इस योजना की शुरुआत की है झारखंड के सीएम, और झारखंड के सीएम मेरे ख्याल में सबको पता है, शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन। और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2000 में हुई थी। कब हुई थी झारखंड की स्थापना? सन 2000 में एक नए राज्य में रूप में उभर कर आया था। कौन सा? झारखंड। तो ये है झारखंड में सोना सबरन धोती साड़ी योजना। क्लियर है? जिसकी शुरुआत की गई है कौन सी सरकार के द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। यानी किसके सानिध्य में? हेमंत सोरेन के सानिध्य में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने 2020 के भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजन की घोषणा की। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? यानी 2020 वाले की घोषणा की है। मैं बात करना चाह रहा हूं इसके कौन से संस्करण की बच्चों? प्रथम संस्करण की। हमें बताना है इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 और 2016। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि प्रथम संस्करण कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का? कब हुआ था बच्चों? 2015 में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव की शुरुआत ही कब हुई? 2015 में हुई। जो इसका पहला आयोजन 2015 में, दूसरा 2016 में, तीसरा 2017 में, चौथा 2018 में, पांचवा 2019 में और छठा कब हुआ? 2020 में। यानी जो ये पहले दो थे 2015-16 वाले, ये कहां पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में, यानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। उसके अलावा अगर बात करना चाहूँ 2017 वाले की, 2017 वाला आयोजित किया गया तमिलनाडु की राजधानी कहां पर? चेन्नई में। 2018 वाला आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कहां पर? लखनऊ में। 2019 वाला आयोजित किया गया था बंगाल की राजधानी कहां पर? यानी कि कलकत्ता में। और 2020 वाला कैसे आयोजित होगा? ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। और ऑनलाइन आयोजित करने का कारण मेरे ख्याल में सबको पता है, कोरोना कोरोना और कोरोना। इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूंगा आप लोगों से, तो इस महोत्सव का आयोजन करने का एक उद्देश्य है विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर लाना। विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर लाना। यानी विज्ञान अब ना प्रयोगशालाओं में न रहकर आदमी अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपना सके, इस चीज पर जोर दिया जा रहा है ताकि छात्र और जो युवा है, यानी छात्र और युवा आकर्षित हो। और छात्र और युवा किसकी ओर आकर्षित हो? विज्ञान की ओर आकर्षित हो। क्योंकि दुनिया में जो चौथी क्रांति होगी वो चौथी क्रांति किसकी होगी बच्चों? विज्ञान की होगी। ये है आपकी स्कीम का लोगो, इंडिया इंटरनेशनल
साइंस फेस्टिवल का ही आपके सामने लोगो है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लोबी इंस्टीट्यूट ने 2020 की एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? भारत को प्रदान किया गया, अमेरिका को प्रदान किया गया, चीन को प्रदान किया गया, फिर रूस को प्रदान किया गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है बच्चों? अमेरिका। बात करना चाहूंगा जो ये लोबी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिडनी में है। और सिडनी शहर कौन से देश में पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और इसी ने अब जारी की थी कौन सी रिपोर्ट? एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें पहला स्थान किसे मिला है? अमेरिका को मिला है। यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पर जरूर बना हुआ है, लेकिन अब अमेरिका के प्रभाव में कमी आई है। और अमेरिका के प्रभाव में कमी आने का कारण है कोरोना, क्योंकि कोरोना को अमेरिका इतनी सफलता से वश में नहीं कर सका जिस सफलता की उम्मीद विश्व के दूसरे देशों ने अमेरिका से लगा रखी थी। उसके अलावा इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रक्षा क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और रक्षा क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है कौन सा देश बढ़ा है? भारत बढ़ा है। अब बात करते हैं उस टेबल की जिसका संबंध है एशिया पावर इंडेक्स से। तो देखिए बच्चों, ये हमारी टेबल है। इसमें पहला स्थान यूएसए का है। यूएसए के बाद जो दूसरा स्थान है वो चीन का है, तीसरा स्थान जापान का है। और हिंदुस्तान ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान प्राप्त किया है। जबकि पांचवा स्थान रूस का है, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, सातवां स्थान साउथ कोरिया का है, आठवां स्थान सिंगापुर का है, नौवां स्थान थाईलैंड का है और 10वां स्थान मलेशिया का है। यानी टॉप 10 की इस लिस्ट में हिंदुस्तान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4th स्थान प्राप्त किया है। तो आज की हमारी ये वीडियो बच्चों यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इस करंट अफेयर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। केसी ऑनलाइन क्लासेज यानी कृष्णा क्लासेज ने अपनी जो ऐप लॉन्च की है, किस नाम से लॉन्च की है? केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से लॉन्च की है। इस पर नवरात्रा के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, नवरात्रे 20। यानी आपको किसी भी कोर्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने प्रतिशत होगा? 20%। चाहे आप HSSC का कोर्स लें, चाहे आप HTET का कोर्स लें, चाहे आप दिल्ली पुलिस का कोर्स लें, यानी किसी भी कोर्स की परचेजिंग पर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसकी ओर से? कृष्णा क्लासेज परिवार की ओर से। तो धन्यवाद बच्चों।